हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेमोरी लेआउट के बारे में। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था कि प्रोग्राम के अंदर जो भी इंटीजर्स हैं, फ्लोट्स हैं, या जो भी वेरिएबल्स हम ले रहे हैं, तो वो कोई मेमोरी लेता है। तो अब वो मेमोरी लेता कैसे है? तो देखो, जो भी एक इन जनरल एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, उसके अंदर जो मेमोरी है वो 4 सेगमेंट में बटी हुई है। तो जो पहला सेगमेंट है उसको कोड सेगमेंट कहते हैं, जहाँ पे जितना भी कंपाइल हुआ है प्रोग्राम वो जाता है। डेटा सेगमेंट होता है जिसमें ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स जाते हैं, ठीक है। फिर स्टैक होता है। स्टैक जनरली क्या होता है कि जो भी तुम लोकल वेरिएबल्स वगैरह बनाते हो उसके लिए है, और फंक्शन कॉल्स के लिए है। फिर हीप है। हीप तुम्हारा ऐसा है कि जब भी डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हो, जैसे न्यू से तुमने मेमोरी एलोकेट करी, या फिर कैलॉक मैलॉक। कैलॉक मैलॉक जनरली हम सी में करते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल आइडिया है, तुमको पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है। तो अगर ये एग्जांपल लेते हैं, देखो पहला ग्लोबल वेरिएबल है, इंट है। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ये है कि देखो, जो ग्लोबल स्कोप के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, तो जो ऊपर मतलब बिना किसी फंक्शन के ऊपर तुम सीधा सीधा डिफाइन करते हो, वो डेटा सेगमेंट में जाता है। जो दूसरा है स्टैटिक वेरिएबल, वो उसको ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल बोल सकते हो, क्योंकि ग्लोबल स्कोप के अंदर है वो, ठीक है। तो ये दोनों डेटा सेगमेंट में जाएंगे। फिर उसके बाद तुमने क्या किया लाइन पे, तुमने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर एक लोकल वेरिएबल है। तो देखो, लोकल वेरिएबल तो हमेशा स्टैक में जाएगा। फिर तुमने एक अनदर लोकल स्टैटिक बनाया जिसकी 30 है। अब ये कि स्टैटिक लगा दिया है ना, स्टैटिक चाहे तुम किसी भी फंक्शन में लगाओ, वो डेटा सेगमेंट में ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुमने हीप से एक मेमोरी ली, जो न्यू न्यू करके लेते हैं हम, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो हीप से ही आएगा। और बाकी तो जो नॉर्मल फंक्शन है वो कोड सेगमेंट में जाने हैं। आई गेस तुमको ये समझ में आ गया होगा। अब डायनामिक मेमोरी की बात करते हैं अपन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वो चीज़ है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे तुम कोई भी वेरिएबल लेते हो, जैसे हमने ये वेरिएबल लिया लोकल वैर। तो इसका साइज, इंटीजर का साइज हमें पता है कि 32 बिट लेता है, 4 बाइट लेता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्टैक का साइज है वो भी तो लिमिटेड होगा ना। लेट्स से कि 256 KB है, लेकिन तुमको कुछ बड़ा ही एलोकेट कर देना है। कि मान लो कि तुम पूरी की पूरी फाइल रीड कर रहे हो, जो कि 10 MB की है, तो वो स्टैक तो कर नहीं पाएगा, स्टैक तो उसमें होल्ड नहीं कर पाएगा। तो तुम ऐसा बोलते हो कि यार हीप में से ना वो मेमोरी ले दो मुझे। तो अगर अपने को डायनामिकली मेमोरी लेनी होती है ना, और तुम उसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हो कि वो मेमोरी कब तक चाहिए तुम्हें, क्योंकि स्टैक की मेमोरी तो ऐसा है कि जैसे ही फंक्शन खत्म होगा वो चली जाएगी। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे तुमने ये लेते हो, तुम इंट लोकल तुमने लिया, तो इसकी वैल्यूज तुम ज़ीरो ले लो। तो इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लाइन नंबर 5 से जब तक ये फंक्शन खत्म नहीं हो रहा है तब तक है। तो जैसे कई बार बड़ा डेटा साइज, जब मैं बोल रहा था कि बड़ी फाइल लेनी होती है, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अ, हम न्यू से मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, इंट, और यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये हीप पे रहेगा, ओके। तो अब ये है कि जो हीप पे मेमोरी है वो किसी भी वेरिएबल के लिए ले सकते हो, तुम कैरेक्टर के लिए भी ले सकते हो। तो यहाँ पे न्यू कैर कर दोगे तुम, और उसके अंदर सी डाल दो, जैसे तुम हो वैसा डाल दो भाई। तो क्या है, फ्लोट एफ लेना है, न्यू फ्लोट डाल दो। तो इस हिसाब से तुमको पता लग गया कि कोई भी टाइप है उसके लिए हम हीप पे से मेमोरी ले सकते हैं, ठीक है। अब न्यू से जब भी मेमोरी एलोकेट करते हैं ना, तो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, उसको डी एलोकेट हमें ही करना पड़ेगा। तो न्यू से अगर एलोकेट किया है तो डिलीट से उसको डिलोकेट कर दो, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। अगर तुम ये नहीं करते हो तो उसको मेमोरी लीक बोला जाएगा, जो कि तुम्हारे प्रोग्राम के लिए गलत है, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर हो गया है मेरे हिसाब से। ठीक है, ये चीज़ें कर ली। अब मान लो कि तुमको एक एरे एलोकेट करना है, तो तुम एरे भी एलोकेट कर सकते हो। तुम ये कर सकते हो कि तुम्हें पता है एक इंट ARR लेना है, जो कि होगा न्यू इंट 10, ठीक। तो ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर जो हम हैं वो एरे के लिए लगाते हैं। अब तुम ऐसा कर सकते हो कि इस एरे के अंदर वैल्यूज़ ले लो, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और ARR। ये मैंने तुमको पहले बेसिक सिखाया हुआ है, आई गेस। तुम वीडियोस देखोगे तो जैसे आई इंटू अपन 10 कर देते हैं।
तो हर एक की वैल्यू होगी 0, 10, 20, 30, और अगर तुमको ज़्यादा ही है तो इसको प्रिंट भी करा सकते हो। इंट आई 0 से लेके आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे सी आउट करा लो, सी आउट कराओगे तो ए आर आर आई आ जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा गैप दे लो कि एक ही लाइन में प्रिंट करा लें अपन। अब देखो ये चलेगा नहीं, कंपाइलर एरर आएगा क्योंकि हमने यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी नहीं लिखा है, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी लिखोगे ये चलेगा मस्त, 0, 10, 20, 30, 90, ठीक है। अब एरे देखो, बाकियों को हमने डिलोकेट कर दिया था, एरो को नहीं करा। अब तुम ये कर सकते थे कि ए आर आर लिया ए आर आर कर दो, लेकिन ये गलत है, गलत है। नंबर काट लेंगे, मेमोरी लीक हो जाएगा। अगर एक एरे है तो उसके आगे एरे का ऑपरेटर लगाना पड़ेगा प्रॉपरली डिलोकेट करने के लिए, ठीक है। अ, अब कई बार क्या होता है कि तुम यहाँ पे दोबारा डिलीट एक हो चुका है, डिलीट पी लिखने को लिख सकते थे, पर इसको ना डबल डिलीट बोलते हैं, प्रॉब्लम डबल डिलीट प्रॉब्लम, कि अगर डिलीट हो रखा है तो तुमको डिलीट नहीं करना है। तो आइडली जनरली एक सेफ प्रैक्टिस रहती है कि यहाँ पे इसको नल पॉइंटर कर दो और यहाँ पे पी नॉट नल, तो इसको डिलीट कर दो, ओके। ये तुम सीख गए। हाँ, अब एक मेमोरी मेमोरी लीक का कॉन्सेप्ट तो तुमको मैंने समझा ही दिया है कि अगर कोई मेमोरी लेते हो और उसको डिलोकेट नहीं करे तो वो मेमोरी लीक हो जाती है। तो एरे भी तुमको बता दिया मैंने, ये वाला प्रॉब्लम। ठीक है। यही 2-3 मेन प्रॉब्लम होती है कि जैसे तुम पॉइंटर को यूज़ कर लेते हो, अब डिलीट कर दिया तुमने यहाँ पे पी को, है ना। और अब तुम होशियार बन रहे हो और तुम बोलते हो कि पी में 20 की वैल्यू डाल दूँ मैं। तो कई बार क्या होता है कि सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा बेस्ड ऑन कंपाइलर। अगर जैसे मान लो कि तुम यहाँ प्रिंट करने की करोगे ना, तब आएगा। कई बार कंपाइलर इतनी ऑप्टिमाइजेशन चला लेता है, लेकिन कई बार नहीं चला पाते कुछ कंपाइलर। तो ठीक है, कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है कि थोड़े टाइम बाद कुछ चलाते हैं कुछ नहीं, लेकिन इसको ये जो प्रॉब्लम है इसको डैंगलिंग पॉइंटर बोलते हैं, कि तुमने उसको हटा दिया है पॉइंटर को, लेकिन फिर भी एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। अ, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने? स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, जैसे मान लो कि स्ट्रक्ट एस और उसके अंदर इंट ए था, इंट बी था, और और तो क्या ही होता है, और तो कुछ भी नहीं होता। ये सब हटा देता है ना अपन एक बार। तो तुम स्ट्रक्चर को भी है ना इस पे वो कर सकते हो स्ट्रक्ट का। तो तुम्हें एस ऐसा लेना पड़ेगा, न्यू न्यू एस कर लो इसको, नहीं इसका नाम और कर लो, माई टेस्ट कर लो, ताकि देखो एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा कि जो नाम होते हैं ना उनको अच्छे से लेना हो चाहिए। माई टेस्ट ओ बी जे लिख देते हैं इसको और न्यू कर देते हैं, ठीक। आइडली ये चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन ये कर देते हैं कि ओ बी जे का जो ए है उसमें 10 डालेंगे, ओ बी जे के बी में 20 डालेंगे, ओके। और हम फिर ओ बी जे ए और ओ बी जे बी को प्रिंट कर देंगे और इसके बाद ख़त्म कर देंगे स्टेटमेंट। तो दोनों यहाँ से 10 और 20 आना चाहिए। देखो जब नॉर्मली अपन यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से अब तुम बोलते हैं कि यार ये पॉइंटर क्यों कर रहे हैं, देखो वही हीप पे करने के लिए कर रहे हैं, वरना तो तुम ऐसे कर सकते थे माई टेस्ट ओ बी जे वन बना लो, ओ बी जे वन डॉट ए इक्वल्स टू 10, ओ बी जे ए वन डॉट बी इक्वल्स टू 20, और ऐसे ही प्रिंट करा सकते थे। तो इसको भी आ, इसको वन कर लो, वन कर लो। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ तुमको। अब ये क्या बोल रहे हैं, लाइन नंबर 22 पे एरर आया है कि बेस ऑपरेंट, ये जो एरो है हैज़ नो पॉइंटर। तो इससे तुमको अगर ऐसा एरर आता है, कई बार अपने को कन्फ्यूजन रहता है कि यार डॉट लगाना है एरो लगाना है। तो देखो जो एरो है हमेशा पॉइंटर के साथ जाएगा,
और डॉट है नॉर्मल ऑब्जेक्ट के साथ जाएगा। तो अब ये obj1 है जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए डॉट जाएगा। और यही एरर, तुमको ये एरर पढ़ना भी आना चाहिए कि बेस ऑपरेंड ऑफ एरो हैज़ नो पॉइंटर। तो मतलब जो obj1 है वो पॉइंटर नहीं है, तो पॉइंटर नहीं है तो उसके साथ डॉट लगेगा। तो सिमिलर ट्राई तुम यहाँ कर सकते थे कि यहाँ पे पॉइंटर के साथ डॉट लगाओ और देखो कि एरर क्या आ रहा है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, रिक्वेस्ट फॉर अ मेंबर ए इन ओबीजे विच इज़ अ पॉइंटर टाइप। तो ये बोल रहा है कि जो ओबीजे है उसमें से तुम ए निकालना चाह रहे हो जो कि अपने आप में एक पॉइंटर है। तो क्या तुम ये एरो यूज करना चाह रहे थे यहाँ पे? तो ये अगर एरर पढ़ोगे तो तुमको एरर ही सब कुछ बता देगा कि क्या करना है अपने को। ठीक है, 10-20 आ गया, चलो ठीक है। ओके, देखो इसका तरीका ये होता है कि ये फालतू का जितना भी हुआ उनमें तुम डैंगलिंग पॉइंटर बना सकते थे, मेमोरी लीक करा सकते थे। यूनिक पॉइंटर, शेयर्ड पॉइंटर करके एक चीज़ होती है C++11 में, जो स्कोप बेस्ड मेमोरी एलोकेट करती है और अपने आप फ्री कर देती है जैसे ही उससे निकलती है। तो आई गेस तुम उसको यूज़ करते हो, पर उसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, एंड में एक बार थोड़ा बाकी चीज़ें पढ़ लें। ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स ऑल।